सुजाता के अचानक हॉस्पिटल से गायब हो जाने से वैभव बौखला जाता है। पागलों की तरह वो सुजाता को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, लेकिन वैभव को सुजाता कहीं नहीं मिली। पूरे अस्पताल में देख लिया, लेकिन सुजाता का कहीं भी अता पता नहीं चला। डॉक्टर के पूछने पर पता चला कि सुजाता 1 घंटा पहले ही चली गई है। वैभव को लगा कि शायद सुजाता घर गई होगी, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी घर की ओर भागा। लेकिन घर आने पर बाहर ताला ही मिला, जो वो खुद ही लगा कर गया था। मतलब सुजाता अभी तक घर भी नहीं आई है, तो गई कहाँ? सोच सोच कर वैभव पागल हुआ जा रहा था। फिर उसे लगा कि हो सकता है थोड़ी देर में सुजाता आ जाए, हो सकता है रास्ते में हो। बस यही सोचकर वो पास की सीढ़ियों पर बैठ सुजाता का इंतजार करने लगा कि शायद थोड़ी देर में सुजाता आ जाए। धीरे धीरे 1 घंटा निकल गया, लेकिन सुजाता का कोई भी पता नहीं चला। अब वैभव को भी अनहोनी को लेकर घबराहट होने लगी। कहीं सुजाता ने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया? उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में आने लगे। ऊपर से लगातार वो सुजाता को फोन भी लगा रहा था, लेकिन पूरी घंटी जाने के बाद भी सुजाता फोन नहीं उठाती। अब इतने बड़े शहर में वैभव सुजाता को कहाँ ढूंढे? वैभव की हालत पागलों वाली हो रही थी। ये सोच सोच कर परेशान था कि सुजाता अकेली है, उसकी हालत ठीक नहीं है, वो सदमे में है। ऐसे में कहीं वो कुछ कर ना ले। वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक एक मिनट उसके लिए घंटों के बराबर था। भाग भाग कर पड़ोसियों से पूछा, अगल बगल वालों से पूछा, लेकिन सुजाता का कुछ भी पता नहीं चला। तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ बिमला जी का फ़ोन आया। वैभव रोते हुए माँ से बोल पड़ा, माँ, सुजाता का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई वो अस्पताल से। क्या? लेकिन बेटा, ऐसे कैसे हो गया? तुम कहाँ थे कि बहू चली गई? माँ, मैं बाहर दवाई और कुछ सामान लेने गया था। आने के बाद पता चला कि सुजाता हॉस्पिटल में नहीं है। मुझे लगा घर गई होगी। मैं घर पर आया तो घर पे भी नहीं मिली। माँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं अकेली जाती भी नहीं है। बेटे की बात सुन बिमला जी भी घबरा गई। ऐसे कैसे सुजाता कहीं चली गई? बेटा, तू परेशान मत हो, तो उसका फ़ोन मिला, मैं भी ट्राई करती हूँ। कब से मिला रहा हूँ माँ, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रही। कहाँ जा सकती है बेटा? कुछ सोचते हुए सुजाता जी ने कहा, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा माँ, उसे तो रास्ता भी नहीं पता यहाँ का। वो मेरे बिना कहीं निकलती भी नहीं थी। अब बिमला जी घबरा गई। बेटे को तो समझा दिया, लेकिन खुद को कैसे समझाए? बिमला जी बार बार सुजाता को फ़ोन लगा रही थी। करीब 5-6 बार ट्राई करने पर एक बार सुजाता ने फ़ोन उठाया और बस इतना ही बताया कि वो ट्रेन में है और घर आ रही है, और उसके बाद फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन मिलाने पर बिमला जी का भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिलहाल तो बिमला जी ने वैभव को फ़ोन करके बता दिया कि बेटा, सुजाता ट्रेन में है, वो घर आ रही है। इतना सुनते ही वैभव अपना सर पकड़ के बैठ गया। माँ, सुजाता की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में वो अकेले घर जा रही है और उसने मुझे बताया भी नहीं। वो अकेली कैसे जा सकती है माँ? वो तो मार्केट सब्जी लेने भी अकेली नहीं जाती थी, फिर इतनी दूर वो मुझे बिना बताए चली गई। माँ, सुजाता मुझसे बहुत नाराज़ है, वो मुझसे बात नहीं करेगी। रो पड़ा वैभव। वैभव का रोना सुनकर बिमला जी की अंतर आत्मा काँप गई। वैभव किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आखिर गलती तो वैभव ने की ही थी ना। असल में वैभव शादी के बाद सुजाता को अपने साथ लेकर मुंबई चला गया। 2 महीने बाद ही सुजाता प्रेग्नेंट हो गई। मुंबई जैसे बड़े शहर में सुजाता कहीं निकलने से डरती थी। सुजाता बहुत ही सीधी थी, जमाने के हिसाब से तेज तर्रार नहीं थी। बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीने वाली लड़की थी। नॉर्मल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने का यही सपना था उसका। पति के साथ मुंबई आकर सुजाता काफ़ी खुश थी। रोज़ शाम को अक्सर वैभव भी जल्दी आ जाता तो उसे आसपास घुमाने लेकर जाता। सुजाता बिना वैभव के घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। सुजाता की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। 2 महीने बाद जब सुजाता को पता चला
कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। खुश तो वैभव भी बहुत था, लेकिन सुजाता की प्रेगनेंसी के 5-6 महीने बाद ही वैभव का रवैया सुजाता की ओर से बदलने लगा था। अब शायद इस सुजाता में उसे पहली वाली सुजाता नहीं दिखती थी। छरहरी सी, सुंदर सी, घूमने फिरने लायक, उसे प्यार करने लायक, प्यार देने लायक। क्योंकि अब सुजाता पेट से थी। पेट के साथ साथ वजन भी बढ़ रहा था। चेहरे पर थकावट थी, काम करने में दिक्कत होती थी। थोड़ा थोड़ा काम करके वो थक जाती थी और छोटी मोटी तकलीफ लगी ही रहती थी, जिसके चलते धीरे धीरे करके वैभव अपने आप को खुद ही बिजी रखने लगा। ऑफिस से आते ही जहाँ वो पहले सुजाता को लेकर घूमने जाता था, अब वो दिन भर या तो टीवी में या तो मोबाइल में घुसा रहता। कानों में ईयरफोन लगाकर मोबाइल में घुस जाता। सुजाता बगल में ही बैठी रहती, लेकिन वैभव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोबाइल में मूवी लगाकर आराम से देखता रहता और बाद में खाना खाकर सो भी जाता, क्योंकि अब सुजाता से उसका कोई खास मतलब तो था नहीं। ना ही वो सुजाता के साथ बैठकर पहले की तरह प्यार भरी बातें करता, ना ही उसके साथ टाइम बिताता। यहाँ तक कि एक कप चाय भी वो मोबाइल में घुसे घुसे ही पीना पसंद करता था। और जब कभी सुजाता कहती भी, वैभव ये क्या है, आने के बाद तुम मोबाइल में घुस जाते हो, कभी मेरे ऊपर भी ध्यान दे दिया करो, माँ बनने वाली हूँ, मुझसे भी बातें कर लिया करो, मेरे भी दुख सुख सुन लिया करो। दिन भर मैं अकेली घर में बोर होती रहती हूँ और तुम ऑफिस से आने के बाद मोबाइल में घुस जाते हो। कभी ये भी नहीं पूछते कि तुम्हें क्या दर्द है, तकलीफ है, कोई दिक्कत है, परेशानी है? कुछ भी नहीं। सुजाता की बातें सुन वैभव चिढ़ते हुए कहता है, सुजाता अब जब माँ बनने वाली हो तो छोटी मोटी दिक्कत परेशानी तो बनी ही रहती है ना। अब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, और कौन सा पूछ के मैं सही कर दूंगा तुम्हारी परेशानी। और रही बात ध्यान देने की, तो क्या ध्यान नहीं देता। दवाइयाँ लाकर रखा हूँ, जितने भी विटामिन है सब लाकर रखा हूँ, फल फूल लाकर रखा हूँ, दूध लाकर रखा हूँ, खाओ पियो मस्त रहो। और कौन सा तुम अनोखी माँ बनने वाली हो दुनिया में, सब लोग बनते हैं। ये बार बार मुझे ब्लैकमेल मत किया करो। थका रहता हूँ दिन भर का मैं, आकर थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। वैभव का ऐसा रूखा रूखा व्यवहार सुजाता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खुद ही वैभव से दूर दूर रहने लगी। ऑफिस से आकर वैभव जैसे ही मोबाइल में घुस जाता, सुजाता भी किचन में अपने काम में लग जाती। वो खुद से ही खुश रहना सीख रही थी, क्योंकि वैभव के पास जाकर उससे बातें करके वो और दुखी नहीं होना चाहती थी, ताकि उसके बच्चे के ऊपर असर ना पड़े। एक दिन ऐसे ही अचानक सुजाता जैसे ही वैभव का खाना लेकर आ रही थी कि किचन के पर्दे में पैर फंसने की वजह से सीधी जाकर नीचे गिरी पेट के बल और जोर से चीखकर बेहोश हो गई। लेकिन शायद कान में ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की वजह से वैभव ने सुजाता की चीख नहीं सुनी और मोबाइल में ही व्यस्त रहा। करीब आधे घंटे बाद जब उसे खाने की लत लगा खाना अभी तक आया नहीं, तो गुस्से में सुजाता के पास जाता है तो किचन में सुजाता गिरी बेहोश पड़ी थी। चारों तरफ खून पड़े हुए थे। कांप गया वैभव सुजाता की हालत देखकर। आनन फानन में उठाकर अस्पताल ले गया, जहां सुजाता का बच्चा खत्म हो चुका था और सुजाता खुद ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तत्काल में सुजाता को खून भी चढ़ाया गया, क्योंकि उसके शरीर का खून भी लगभग निकल ही चुका था। करीब 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रहने के बाद बड़ी मुश्किल से तो सुजाता ठीक हो पाई थी। अंदरूनी चोट तो शायद जल्दी भर भी जाए, लेकिन जो चोट उसके दिल पर लगी थी शायद वो जल्दी भरने वाली नहीं थी। ऐसा लगा जैसे सुजाता के बच्चे के साथ साथ सुजाता की आत्मा भी मर गई हो, और सुजाता इन सब का जिम्मेदार वैभव को मानती थी, क्योंकि वैभव की लापरवाही की वजह से आज वो अपना बच्चा खो दी थी, जिसके चलते सुजाता हॉस्पिटल में वैभव को बिना बताए चुपचाप ससुराल चली गई। अगले दिन ससुराल पहुंचकर चुपचाप सुजाता अपने कमरे में जाकर लेट गई। बिमला जी सुजाता की हालत देखकर रो पड़ी और रोते रोते वैभव को कोसते हुए सुजाता को ये भी बता दी कि वैभव भी कल आ रहा है तुम्हें लेने। इतना सुनते ही आंखों में आंसू लिए सुजाता ने बिमला जी से कहा, माँ जी
क्यों बताया आपने वैभव को कि मैं यहाँ आई हूँ? मैं वैभव का सामना भी नहीं करना चाहती। मैं शाम को ही अपने मायके चली जाऊँगी। जब तक वैभव यहाँ रहेगा मैं नहीं आऊँगी। बिमला जी के लाख समझाने के बावजूद भी सुजाता मायके चली गई। वैभव जब अगले दिन घर आया तो भागता हुआ सीधा सुजाता के कमरे में गया, जहाँ उसे सुजाता नहीं दिखी। फिर वो भागता हुआ बिमला जी के पास गया। माँ सुजाता कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। बेटा, सुजाता को जैसे ही पता चला कि तुम आ रहे हो वो अपने मायके चली गई, ये बोलकर कि जब तुम वापस चले जाओगे तो वो वापस आ जाएगी। क्या? मायके चली गई? लेकिन ऐसे कैसे माँ? वो मुझसे कब तक भागेगी? वो जहाँ जहाँ जाएगी मैं उसके पीछे पीछे वहाँ जाऊँगा। माँ, मैं अभी जा रहा हूँ सुजाता को लेने। अरे बेटा रुक जा, अभी थका हारा आया है, आराम कर ले, कुछ खा पी ले, फिर चले जाना। नहीं माँ, जब तक मैं सुजाता से माफ़ी नहीं मांगूंगा तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। और खाने की बात तो बहुत दूर की है। बेटे की बात सुन बिमला जी कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनके बेटे ने गलती की है। इधर वैभव तुरंत ही सुजाता के मायके के लिए निकल गया और करीब 1 घंटे बाद ही पहुंच गया सुजाता के पास। सुजाता वैभव को देखते ही उठकर अंदर कमरे में जाने लगी तो वैभव ने सुजाता का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, सुजाता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझसे बातें कर लो। सुजाता लगातार नज़रें नीचे किए रही। एक बार भी उसने आंख उठाकर वैभव की ओर नहीं देखा था। वैभव रोते हुए कहने लगा, सुजाता मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने काम ही ऐसा किया है जिस समय मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। सुजाता मुझसे गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे बिना वहाँ पर नहीं रह सकता। सुजाता कुछ भी नहीं बोली, वो लगातार पत्थर बनी नीचे देखती रही। वैभव लगातार सुजाता को मनाता रहा, रोता रहा, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहा। जब काफ़ी देर हो गया सुजाता अपनी ओर से कोई जवाब नहीं दे रही थी और वैभव लगातार रोते हुए अपनी गलतियों को मानते हुए माफ़ी मांगे जा रहा था, तो आखिरकार सुजाता की मम्मी खुद आगे बढ़ के आईं। वो कब से दोनों को देखे जा रही थी। बेटी के लिए दुख उन्हें भी हो रहा था, वैभव पर गुस्सा उन्हें भी आ रहा था, लेकिन इस समय वैभव की हालत देख, उसका रोना देख, उसका पश्चाताप देख वो समझ गई थी कि वैभव थोड़ी देर के लिए भटक गया था, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इसलिए खुद सुजाता की माँ आगे बढ़कर धीरे से सुजाता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा जो होना था वो हो गया, ना उसे भुलाया जा सकता है और ना ही वापस लाया जा सकता है, लेकिन जो है उसे मत खो। एक नज़र उठाकर वैभव की तरफ देखो तो सही, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसकी आंखों में देखो, उसकी हालत देखो। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, एक बार दामाद जी की ओर देखो तो सही, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उनकी हालत देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। एक बार देखो तो सही उनकी ओर। आगे बढ़ते हुए सुजाता के पापा ने भी कहा। माँ पापा की बातें सुन सुजाता ने जैसे ही नज़र उठाकर वैभव को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वैभव पागलों की तरह लगातार रो रहा था, आंखें रो रो कर सूज गई थीं। ऐसा लग रहा था कई दिन से सोया नहीं है। बिखरे बाल, गंदे कपड़े, ये उसका वो वैभव था ही नहीं जिसको वो छोड़ कर आई थी। वैभव की दशा देख 1 मिनट के लिए सिहर गई सुजाता। ध्यान से उसने वैभव की आंखों में देखा, जो सच में कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मिंदा था। अपने आप से वो खुद ही मर चुका था। मारे को क्या मारो, जब उसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो फिर सजा देने का क्या ही फायदा। कुछ सोच सुजाता वापस वैभव के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इतना सुनते ही वैभव सुजाता को गले लगाकर रोने लगा। सुजाता भी पति को कस के पकड़ के रो पड़ी, खूब रोई, जी भर के रोई। कहते हैं ना कि जी भर के रो लेने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। सुजाता और वैभव दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोए। वैभव फिर से सुजाता के सामने कान पकड़कर कसम खाया कि आइंदा से वो कभी भी उसके साथ कोई लापरवाही नहीं करेगा।
हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, उसका ध्यान रखेगा।